हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चले जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स प्रैक्टिस बैच डे 2। और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक, तो लिखिए जी टॉपिक का नाम, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक, वैसे दो अलग अलग टॉपिक है। शेयर कैपिटल एक अलग टॉपिक है और इशू ऑफ डिबेंचर्स एक अलग टॉपिक है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर फिक्स है 15 मार्क्स, 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक, तो 15 नंबर की कवरेज हम सबसे पहले करके चलेंगे। अब 15 नंबर किस में से आएगा? शेयर कैपिटल का अकेला क्वेश्चन भी 15 नंबर का आ सकता है। डिबेंचर से क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का या 10 नंबर में आ सकता है। मतलब या तो देखो ऐसा होगा, शेयर कैपिटल का 15 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस बार चांसेस कम है क्योंकि पिछले 2 टर्म से ऐसा ही हो रहा है, इंस्टीट्यूट शेयर कैपिटल का ही 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सर शेयर कैपिटल और डिवेंचर दोनों आएंगे। ठीक, अब अगर दोनों आएंगे तो शेयर कैपिटल 10 नंबर का, डिवेंचर 5 नंबर का, या उल्टा हो सकता है डिवेंचर 10 नंबर का और शेयर कैपिटल 5 नंबर का, कुछ भी हो सकता है। ठीक, बट ये है कि आपको इन टॉपिक में से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, ओके। कवरेज, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, कवरेज हमें क्या क्या रखनी है। कवरेज हम रखेंगे 5 आरटीपी और 5 पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है जी, 5 आरटीपी। आरटीपी मई 20, नवंबर 20, आपका मई 21, नवंबर 21 एंड मई 22, ये 5 आरटीपी हम कवर करेंगे। और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन नवंबर 19 से शुरू हो जाएंगे, नवंबर 19, देन आपका नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21 एंड दिसंबर 21। टोटल आपके 5 पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी हम कवर करके चलेंगे। ठीक है जी, ओके। नाउ शेयर कैपिटल के नोट्स, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल रखे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। आपको शेयर कैपिटल के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसे डाउनलोड करके उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली डिजाइंड है, आप उसको नोट्स को भी यूज कर सकते हैं फॉर द रिवीजन ऑफ द टॉपिक शेयर कैपिटल। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। शेयर कैपिटल डिबेंचर हम आरटीपी वाइज क्वेश्चन उठा लेंगे, पहले एक पूरा आरटीपी करेंगे, ऐसे करके काम करेंगे। आओ जी, तो सबसे पहले हम आरटीपीस को कवर करते हैं। मई 22 आरटीपी, ये लीजिए आपका मई 22 का आरटीपी है। और आरटीपी में आपको लास्ट में मिलेगा शेयर कैपिटल और डिबेंचर का क्वेश्चन। लो जी, शेयर कैपिटल का आपका क्वेश्चन नंबर 17, दो क्वेश्चन है 17 और 18, और 19 क्वेश्चन आपका किसका है? डिबेंचर का है। जनरली आपको यही मिलेगा 17, 18, 19 या 18, 19 करके आपको क्वेश्चन मिलेगा हर आरटीपी में। ठीक, तो सबसे पहले आ जाइए, ये आपका आरटीपी कौन सा है? दिस इज मई 22, मई 22 का आरटीपी आपका। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए जी, क्या कहता है। ऑन 1 जून 2020, on 1st June 2020, Suraj Limited issued 43,000 shares of 100 each, payable as follows: 20 on application and 20 on allotment. First call of 30 rupees on 1st December 2020, second call of 30 rupees on 1st March 2021। ठीक है जी, इस तरीके से इन्होंने क्या करा है, 43,000 शेयर का इशू ऑफर निकाला है। 100 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर है, 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 20 रुपए अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज। कॉल की ड्यू डेट क्या है? फर्स्ट कॉल की 1 दिसंबर, और सेकंड कॉल 30 रुपीज की वो कब करी है आपने? 1 मार्च को करी है। ओके, बाय 20 जुलाई 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड ऑल द एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड। 20 जुलाई को 40,000 शेयर की एप्लीकेशन आती है और सारी की सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता था, वो कहता था कि कंपनी जब तक 90% एप्लीकेशन नहीं आएंगी तब तक शेयर अलॉट नहीं कर सकती। तो अगर आप 43,000 का 90% निकालोगे तो वो कितना निकलता है? 38,700। उससे ज्यादा की आपके पास एप्लीकेशन आ गया तो आप शेयर को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है जी, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को आपने शेयर अलॉट करे हैं। ठीक है जी, ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर। अलॉटमेंट मनी कब रिसीव हुई है? 15 सितंबर को। दोज ऑन फर्स्ट कॉल ऑन
रिसीव्ड ऑन 20 सितंबर। फर्स्ट कॉल आपको 20 सितंबर को रिसीव हुई है, और फाइनल कॉल के बारे में कुछ नहीं कह रहा कब रिसीव हुई है, तो हम एक एजम्पशन डाल देंगे कि हम एज्यूम करते हैं कि लास्ट डेट पे 31 मार्च 21 पे आपको फाइनल कॉल भी रिसीव हो गई है। तो एक आप एजम्पशन डाल के काम कर सकते हो। आप ये भी छोड़ सकते हो कि अभी अब फाइनल कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप एजम्पशन डाल दो कि वी एज्यूम दैट फाइनल कॉल हैव बीन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 21। ठीक है जी। अब आपके लिए डेट रेलेवेंट है, आपको डेट वाइज एंट्री करनी है। ठीक, तो सबसे पहले एंट्री कौन सी होती है शेयर्स के केस में? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होती है। आओ जी, मैं सॉल्यूशन से आपको दिखाता चलता हूं। लो जी, सबसे पहली एंट्री होती है। अच्छा, आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है, ध्यान रहे सर, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आसान आएगा, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है। आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम, जर्नल एंट्रीज, और जर्नल का फॉर्मेट आपको बताना है, और हर एंट्री के नीचे आपको नरेशन देनी जरूरी है। नरेशन नहीं दोगे, फॉर्मेट नहीं बनाओगे, मार्क्स कटेंगे। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले आपको अलॉटमेंट रिसीव कब हुई है? देखो क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अलॉटमेंट रिसीव कब हुई है? अलॉटमेंट रिसीव हुई है 20 जुलाई को। तो आप एंट्री कब डालोगे? 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई को आपने एंट्री डाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर पे? 40,000 शेयर्स पे आपको कितने रुपीस रिसीव हो गए? 20 रुपए रिसीव हो गए। ठीक भाई, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो आपको सारा का सारा काम किस पे करना है? 40,000 शेयर्स पे ही करना है। ठीक, उसके बाद वो क्या कह रहा था? उसके बाद वो कह रहा था कि शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 1 अगस्त। जो अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो शेयर को अलॉट करने की एंट्री होती है। भाई पहली एंट्री में तो आपने एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करी है, अभी आपने शेयर होल्डर को शेयर थोड़ी ना अलॉट करे हैं। शेयर अलॉट करने की एंट्री आपकी अगली बनेगी, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। वो कब हुई है? 1 अगस्त को। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पूरा अमाउंट आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद आपने अलॉटमेंट ड्यू करी। अलॉटमेंट ड्यू करने की डेट क्या होगी? सर अलॉटमेंट ड्यू करने की डेट नहीं गिवन है, तो हम 1 अगस्त को ही अलॉटमेंट मनी भी मंगा लेंगे। 1 अगस्त को ही हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वही सर 4,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट भी आपकी 20 रुपए थी, 8 लाख रुपए। ठीक, फिर आपको अलॉटमेंट रिसीव हुई है। अलॉटमेंट कब रिसीव हुई है? ये गिवन है आपको 15 सितंबर को अलॉटमेंट रिसीव हुई है। कब रिसीव हुई है? 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को आप एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख रुपीस। ठीक, उसके बाद आपको फर्स्ट कॉल आपने कब करी है? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 30। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 30। ठीक, उसके बाद कॉल रिसीव हुई है। कॉल मनी कब रिसीव हुई है आपको? 20 दिसंबर को कॉल रिसीव हुई है फर्स्ट कॉल, तो 20 दिसंबर को बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल पूरी की पूरी रिसीव होगी। फिर आपने सेकंड कॉल करी। सेकंड कॉल कब करी है? 1 मार्च को करी है 30 रुपीस की, तो 12 लाख से सेकंड कॉल की एंट्री। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1 मार्च को 12 लाख से। फिर हम एज्यूम करेंगे कि 31 मार्च को आपको फाइनल कॉल भी रिसीव होगी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 12 लाख रुपए से 31 मार्च को। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में नोट नहीं दे रखा, लेकिन आप नोट देके आओगे कि वी एज्यूम दैट सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी हैव बीन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 21। ठीक है जी, तो ये आपका एक क्वेश्चन है आरटीपी मई 22 का शेयर कैपिटल का। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ है शेयर कैपिटल का 4 फीचर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कहता है? डेल्टा लिमिटेड forfeited 600 shares of 10 each issued at a premium of 10% to W for the non-payment of first and final call money of 3 including premium। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कंपनी ने 600 शेयर फोरफिट करे हैं। शेयर आपने प्रीमियम पर इशू करे थे, 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर, 10% प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना हो गया आपका? प्रीमियम हो गया आपका 1 रुपए का। ठीक, और ये 1 रुपए का प्रीमियम आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रिसीव है, इंक्लूडेड है। ठीक, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी को रिसीव नहीं हुई है, इस वजह से उन्होंने शेयर को फोरफिट करा है एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ द टाइम। आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर री इशूड टू जेड। 400 शेयर कंपनी ने जेड को री इशू कर दिए। क्रेडिटेड एज फुली पेड फॉर 9 पर शेयर। ठीक है जी, मतलब 9 रुपए आपने कलेक्ट करे, 9 रुपए में आपने 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में री इशू कर दिया। ठीक है जी, और 100 शेयर वर री इशूड टू एक्स एज 10 पेड अप फॉर 11 पर शेयर। और 100 शेयर कंपनी ने क्या करे, मिस्टर एक्स को री इशू कर दिए, 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 11 में री इशू कर दिया। ओके, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द फोरफीचर एंड री इशू ऑफ सच शेयर्स। देखो जी क्या एंट्री डलेगी,
सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री क्या डलेगी? फोर फीचर की एंट्री डलती है शेयर कैपिटल डेबिट, कितने से? 600 शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? पूरा का पूरा कंपनी ने कॉल कर रखा है 10 रुपए, 6000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 600 इंटू 1 रुपए, क्योंकि प्रीमियम भी कंपनी को रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम भी कंपनी डेबिट कर देगी। 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई थी तो कॉल्स इन एरियर्स, 600 इंटू 3 रुपए की कॉल थी 1800। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 600 इंटू 8 रुपए, 8 रुपए कंपनी को रिसीव हो गए थे 4800। ठीक है जी, तो ये फोर फीचर की एंट्री होगी। नाउ सेकेंड एंट्री, अगली एंट्री डलेगी आपकी री इशू की। री इशू में दो बारी री इशू करा है कंपनी ने, दो अलग अलग केसेस में री इशू किया है। पहला री इशू कब किया कंपनी ने? पहले री इशू में कह रहा है कि 400 शेयर री इशू करे कंपनी ने, 9 रुपए फुली पेड अप। ठीक है जी, तो पहले 400 की एंट्री डालो, बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 9 दैट इज 3600। शेयर फॉर फीचर 400 इंटू 1 दैट इज 400। 2 शेयर कैपिटल 400 इंटू 10 4000। ठीक है जी, अब उसके बाद कंपनी ने क्या करा था? 100 शेयर इशू करे थे 10 रुपए 11 रुपए में 100 शेयर कंपनी ने इशू किया, 10 का शेयर 11 में इशू किया, तो एक और एंट्री डलेगी बैंक। आप कंबाइन भी कर सकते हो लेकिन कंबाइन में गलती होने के चांसेस ना हो, इसलिए अलग अलग ही कर देना। बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 11 दैट इज 1100। 2 शेयर कैपिटल 100 इंटू 10 दैट इज 1000 एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, एस सिक्योरिटी प्रीमियम 100 इंटू 100। ठीक है जी, अब कंपनी क्या करेगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व। देखो जी, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे होगी इसके लिए आप देखो, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? कंपनी ने 400 शेयर इशू करे और एक 100 शेयर इशू करे, 500 शेयर इशू करे। ठीक, और कंपनी ने फोर फीचर कितना किया है? 8 रुपए पर शेयर, 8 रुपए पर शेयर। तो आप क्या लिखोगे? फोर फीचर अमाउंट 500 शेयर पे 8 रुपए, कितने बनते हैं? 4000। भाई कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन के लिए आप सारा शेयर फॉर फ्यूचर यूज नहीं करोगे, आप चेक करोगे कि रीइशू कितने हुए हैं, उतना उसे प्रोपोर्शनेट कर दोगे। तो कितना हो गया? 500 इंटू 8 लेस लॉस ऑन रीइशू। लॉस ऑन रीइशू कितना हुआ था? लॉस ऑन रीइशू देखो, लॉस ऑन रीइशू ये 400 ही हुआ है, सेकंड एंट्री में तो लॉस हुआ ही नहीं है, तो सिर्फ यही माइनस हो जाएगा 400। ठीक, तो कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 3600। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 3600। ठीक है जी, बोलो भाई क्लियर है? आओ जी, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं सॉल्यूशन से। देखो पहली एंट्री सेम है, शेयर कैपिटल 6000, सिक्योरिटी प्रीमियम 600, टू कॉल्स इन एरियस 1800 एंड टू फोरफिटेड शेयर 4800। फिर रीइशू की एंट्री 400 3600, फोरफिटेड शेयर 400, टू शेयर कैपिटल 4000। ठीक, इसने कैपिटल रिजर्व दो बार अलग अलग करके दिखाया, हमने एक बार कर दिया, एक ही बात है। आप दो बार सेपरेटली करना चाहो सेपरेटली कर दो, एक ही बार भी कर सकते हो, हमने एक बार करा है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 2800 और इस 800 को जोड़ोगे 3600 आएगा। बात तो सेम ही है, या तो अलग अलग कर दो या एक ही बारी में कर दो। ठीक, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था शेयर फॉर फ्यूचर का। नाउ कम टू डिबेंचर्स क्वेश्चन। डिबेंचर का क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, इशू ऑफ डिबेंचर्स। आपके कोर्स में इशू ऑफ डिबेंचर ये है, रिडेम्पशन नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आप इंटर लेवल पे जाकर पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन 1 अप्रैल 2020 XY Limited took over assets of 4,50,000 and liability of 60,000 of Himalayan Limited
फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000। ठीक है, कंपनी एक एक्सवाई लिमिटेड ने क्या करा, हिमालयन लिमिटेड को खरीदा है, उसमें क्या करा उसने 4.5 लाख के तो एसेट ले लिए और 60,000 की लायबिलिटी ले ली, और परचेज कंसिडरेशन कितनी है 440 है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है, वो निकाल लेंगे। इट पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम ऑन दैट डेट। कंपनी ने क्या करा, पीसी की पेमेंट करने के लिए डिवेंचर इशू कर दिए, 8% डिवेंचर इशू कर दिए 10% प्रीमियम पर। ओके, XY Limited issued another 3,008% debenture of 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5% after 5 years। ठीक है, कंपनी ने 3,000 और डिवेंचर इशू करे कैश में 10% डिस्काउंट के, और जिसको आप 5 साल बाद 5% प्रीमियम पर रिडीम करोगे। ठीक है, यहाँ इसकी अलग अकाउंटिंग होगी। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू 30 रुपीज इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट ऑन द डिवेंचर्स। ठीक है जी, 30 रुपए एप्लीकेशन पे और बाकी जो बैलेंस बचेगा अलॉटमेंट पे। जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो डिस्काउंट और प्रीमियम वगैरह जो होगा वो आप अलॉटमेंट पे लेकर चलोगे। ठीक है जी। It has been decided to write off entire loss on issue of discount in the current year itself। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वगैरह करंट ईयर में ही राइट ऑफ कर रही है। ठीक है जी। वैसे क्या करते हैं सर, वैसे करंट ईयर में राइट ऑफ नहीं करते, वैसे हम रेशो ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर में राइट ऑफ करते हैं। मतलब हम अपना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को डिवेंचर की लाइफ तक लेके जाते हैं और तब उसको राइट ऑफ करते हैं। हर साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट की रेशो में राइट ऑफ करते हैं। ठीक है जी, इसका भी क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। You are required to pass the entries in the books of XY Limited for the financial year 20-21। तो इसकी अलग एंट्री, इसकी अलग एंट्री। तो बताओ यहां पर क्या एंट्री बनेगी सर, यहां पर एसेट खरीदने की, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 450 टू लायबिलिटी 60 एंड टू परचेज कंसिडरेशन के लिए हिमालयन लिमिटेड 440। ठीक, अब देख लो गुडविल आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है, गुडविल आ रही है यहाँ पर। कितनी गुडविल आ रही है आपकी, 50,000 की गुडविल आ गई। ठीक है जी। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इस 440 के लिए डिवेंचर इशू करे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू होंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर 440 की पीसी डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। इशू प्राइस क्या है, 100 रुपए का डिवेंचर 10% प्रीमियम पे, तो इशू प्राइस कितना हो गया 110 रुपए। तो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए, 4,000 डिवेंचर आ गए, 4,000 डिवेंचर। ओके, अब 4,000 डिवेंचर की एंट्री, दैट इज हिमालयन लिमिटेड डेबिट 440 से टू 8% डिवेंचर 4,000 इंटू 100 दैट इज 4 लाख एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,000 इंटू 10 दैट इज 40,000। ठीक है जी, एक तो ये एंट्री डल गई आपकी। उसके बाद कंपनी ने जो डिवेंचर कैश में इशू करे हैं, इसकी एंट्री अलग। इसका क्या इसकी क्या सिचुएशन है, इसकी सिचुएशन ये है कि सर कंपनी ने 3,000 डिवेंचर इशू करे। ठीक, फेस वैल्यू है 100 रुपए की, डिस्काउंट है कितने का 10 रुपए का, तो इशू प्राइस कितना हो गया, इशू प्राइस हो गया आपका 90 रुपीज का। ठीक, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, 5% के प्रीमियम पे रिडीम करोगे। ठीक है जी। इस 90 रुपीज की बाइफर्केशन कैसी है, एप्लीकेशन 30 रुपीज की और बाकी अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट कितने की होगी आपकी 60 की। ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट आप अलॉटमेंट में इंक्लूडेड मानोगे या आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करके दिखाओगे। मतलब ये जो 60 रुपीज है ये एडजस्ट करने के बाद है, क्योंकि मैंने 90 का ब्रेकअप निकाला है यहाँ पर। ठीक, अब एंट्री डाल दो। ठीक, देखो इसकी एंट्री कैसे डलेगी, देखो ये वाली एंट्री तो ठीक आ गई हमारी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने से 3,000 इंटू 30, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 3,000 डिवेंचर इंटू 30 रुपीज की एप्लीकेशन 90,000, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर 90,000। ठीक, अब डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री, तो डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा 3,000 डिवेंचर इंटू 60 रुपीज, तो डिवेंचर अलॉटमेंट 3,000 इंटू 60 180, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 3,000 इंटू कितना आएगा सर 10 रुपए का तो डिस्काउंट था प्लस प्रीमियम पे आप इसे रिडीम करोगे, कितना परसेंट प्रीमियम है
5% प्रीमियम है और प्रीमियम फेस वैल्यू पे होगा, तो फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपए का 5% 5 रुपए, ठीक। तो टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना आ गया, 3000 इंटू 15, 45,000। आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 30,000 अलग दिखा दो और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 15,000 रुपए अलग दिखा दो, नहीं तो मिक्स करके भी दिखा सकते हो, ठीक। टू 8% डिवेंचर फेस वैल्यू से आ गया 3000 इंटू जो भी अमाउंट था, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपका 15,000 रुपए, 70 था ना ये 70, और टू प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपका 15,000 रुपए। ये सारी बात होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नाउ फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट 180, ठीक। और उसके बाद कंपनी ने क्या करा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ कर दिया। क्या कह रहा है वो कह रहा है कंपनी ने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को करंट ईयर में ही राइट ऑफ कर दिया। अब देखो यहां पर एक पॉइंट है, मैं इस एसपीआर को भी तो यूज कर सकता हूं, ये जो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 40,000 रुपए, इससे मैं इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकता हूं, कर सकते हो, ठीक। यहां इसने किया नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर दोगे, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी 40,000 यूज कर दोगे तो वो गलत नहीं होगा, और आप पीएनएल में 5,000 दिखा के भी काम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। बाकी इसने तो पीएनएल से डाला है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है जी। बोलो भाई, क्लियर है, जल्दी जल्दी। यस सर। तो ये आपका डिबेंचर का क्वेश्चन था May 22 आरटीपी का, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट आरटीपी, दैट इज योर November 21। लो जी, कुछ कुछ सेम सेम से ही क्वेश्चन लग रहे हैं, देखते हैं। तो ये आपका November 21 आरटीपी, क्वेश्चन नंबर 17, November 21 में क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2020 स्टेट्स लिमिटेड issued 1,80,000 shares of 10 each payable as follows: 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call 1 October 2020 को, 3 on final call 1 February 2021 को, ठीक है जी। ये कॉल ड्यू करने की डेट दे रही है, कॉल ड्यू की डेट दे रही है। बाय 20th में 1,50,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड ऑल द एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, बिल्कुल वैसे ही केस है जैसे था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। तो देख लो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया 150 डिवाइडेड बाय 180, तो ये कितना परसेंट बन रहा है, ठीक है सर। यहां तो कम बन रहा है, ठीक, यहां तो 90% से कम बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है कि सारी एप्लीकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप एक नोट लिख देना, सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव नॉट बीन रिसीव्ड, तो कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट द शेयर, बट एज पर द डेटा ऑफ द क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग द सेम। ये आप एक नोट दे दोगे तो कहते हैं ना, एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में ही पता है। आप लिख देना कि सर एज पर सेबी गाइडलाइंस, अगर थोड़ा सा याद हो तो आप ये भी लिख सकते हो, एज पर सेबी गाइडलाइंस कंपनी कैन प्रोसीड टू अलॉट द शेयर इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड, ठीक। सिंस इन दिस क्वेश्चन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव नॉट बीन रिसीव्ड, तो कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट द शेयर्स, बट एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग द सेम। कि भाई क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप नोट दे देना मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में, 2 लाइन लिख के आओगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया पूरा हो गया था, इसमें नहीं हो रहा, तो यहां पर आपको नोट मेरे हिसाब से लिख देना चाहिए, ठीक है जी। आगे देखो, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, 1 जून को शेयर्स अलॉट हुए। ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की डेट क्या है, 15 जुलाई।
दोज ऑन फर्स्ट कॉल वर रिसीव्ड ऑन 20th अक्टूबर। फर्स्ट कॉल की रिसीव कब डेट है 20th अक्टूबर, फाइनल कॉल की रिसीव करने की डेट नहीं दे रही, तो आप अगेन एक नोट दे दोगे कि वी अज्यूम दैट फाइनल कॉल हैव बीन रिसीव्ड ऑन 31st मार्च। बस फिर आप एंट्री डाल लो। देखो कैसे एंट्री डलेगी। लो जी, पहली एंट्री 20th मई को एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, कितने थे 1,50,000 शेयर्स थे, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितनी थी, एप्लीकेशन मनी पर शेयर इज 2 रुपीज, तो 1,50,000 इंटू 2, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। देन 1 जून को शेयर अलॉट हुए थे, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद आपने शेयर अलॉटमेंट करी, अगेन 150 3 रुपए की अलॉटमेंट बनी थी, तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर अलॉटमेंट रिसीव करी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। 15 जुलाई डेट थी। 1 अक्टूबर को आपने शेयर फर्स्ट कॉल डाली। फर्स्ट कॉल कितने की है आपकी, फर्स्ट कॉल है आपकी 2 रुपए की, और फाइनल कॉल 3 की, तो फर्स्ट कॉल में कितना आएगा 150 इंटू 2, दैट इज 3 लाख। फर्स्ट कॉल रिसीव होगी 20th अक्टूबर को। फिर 1 Feb 21 को आपने फाइनल कॉल करी, फाइनल कॉल आपकी 3 रुपए पर शेयर की थी, ठीक, फिर वो आपकी रिसीव हो गई है फाइनल कॉल 31 मार्च को। हमने एज्यूम करी है कि 31 मार्च को रिसीव हो गया है। तो ये ऐसा सही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे देखा था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर फीचर ऑफ शेयर्स के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18। मिस्टर संफत हु वाज होल्डर ऑफ 12,000 preference shares of rupees 100 each, on which 60 per share have been called up, could not pay his due on allotment and first call each at 20 per share। ठीक है जी। कंपनी एक पर्सन था मिस्टर संफत, उसके पास 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 100 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर है, लेकिन कंपनी ने अभी 60 रुपीज कॉल करे, अभी सिर्फ 60 रुपीज ही मंगवाए हैं इन शेयर्स के ऊपर। उसमें से भी उसने क्या करा, 20 रुपए की अलॉटमेंट और 20 रुपए की फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी, 40 रुपए नहीं दिया उसने, और मतलब 20 रुपए दे दिया होगा तो 20 रुपए कंपनी क्या करेगी, फोरफिट कर लेगी। द डायरेक्टर्स फोरफिटेड द अबव शेयर्स एंड री इशूड 10,000 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर सुशील एट 50 पर शेयर, पेड अप एज 60 पर शेयर। मतलब कंपनी ने क्या करा, उस 20,000 शेयर में से, सॉरी उन 12,000 शेयर में से 10,000 शेयर इशू करे, 60 का शेयर 50 में इशू कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव फोरफीचर एंड इशू इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो जी किस तरीके से होगा। पहली एंट्री फोरफीचर करने की, अब देखो प्रेफरेंस शेयर है तो आपको वर्ड प्रेफरेंस शेयर ही लिखना है, तो आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे, 12,000 शेयर थे, और 60 रुपीज पेड अप था, और 60 कॉल्ड अप वैल्यू थी, तो 12,000 इंटू 60 कितना हो गया आपका 720, 7,20,000। 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, 20 रुपए की तो उसने अलॉटमेंट नहीं थी, 12,000 इंटू 20 240। 2 प्रेफरेंस शेयर कॉल इन एरियर्स लिख दो या फिर आप फर्स्ट कॉल लिख दो, फर्स्ट कॉल वर्ड मेंशन है, कॉल लिखा है सिर्फ फर्स्ट कॉल। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, तो 12,000 इंटू 20 240। 2 शेयर फोर फीचर या प्रेफरेंस शेयर फोर फीचर, 20 रुपए दे दिए थे तो 20 रुपए फोरफिट हो गए, 12,000 इंटू 20 240। ठीक है जी। नाउ सेकेंड एंट्री, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इनमें से 10,000 शेयर इशू कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर इशू करे, 60 का शेयर 50 में इंटू 50 तो हो गया 5 लाख। 2 शेयर फोर फीचर 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख। 2 शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 60 6 लाख। ठीक है जी। और थर्ड, अब आप निकाल लो कैपिटल रिजर्व,
शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। अब देखो कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा। कैपिटल रिजर्व पर शेयर कितना आपका, कैपिटल रिजर्व पर शेयर आपका, सॉरी फॉर फ्यूचर शेयर अमाउंट पर शेयर है 20 और लॉस ऑन इशू है 10 रुपीज। तो देखो फॉर फ्यूचर अमाउंट पर शेयर 20 लेस लॉस ऑन री इशू पर शेयर 10, तो 10 रुपए आपका क्या आ गया, प्रॉफिट पर शेयर। तो आपका कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, जितने शेयर आपने रीइश्यू करते 10,000 इंटू प्रॉफिट पर शेयर 10, दैट इज 1 लाख रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक। अकॉर्डिंगली ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि 12,000 शेयर पे 240 फॉरफिट हुआ है, तो 10,000 पे कितना होगा, 2 लाख। 2 लाख में से ये 1 लाख माइनस करके 1 लाख आपका अमाउंट वैसे भी आ जाएगा। ठीक, तो आप निकालने के तरीके हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक, चलो तो ये हो गया फॉर फ्यूचर। नाउ कम टू डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 19। अवंतिका लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹9,90,000 फ्रॉम अवनीत लिमिटेड। ठीक है जी। तो मशीनरी परचेज करने की एंट्री डालोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अवनीत लिमिटेड 9,90,000। द पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है जी। हमने पेमेंट कैसे करी है, डिबेंचर इशू करके। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इशू ऑफ डिबेंचर व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार। पहला केस डिबेंचर पार पर इशू है, दूसरा केस डिबेंचर आर इशूड एट 20% डिस्काउंट, एंड तीसरा केस इज डिबेंचर आर इशूड एट 20% प्रीमियम। ठीक है जी। अब देखो इन तीनों केसेस में अगर मैं आपसे नंबर ऑफ डिबेंचर पूछूं तो पहले केस में नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर, परचेज कंसिडरेशन है 990, अगर पार पर इशू करा है तो 100 रुपए का एक डिबेंचर, तो कितने डिबेंचर हो गए आपके 9900 डिबेंचर्स। ठीक, तो 9900 डिबेंचर को यूज करके एंट्री डालोगे। सेकंड केस में नंबर ऑफ डिबेंचर, परचेज कंसिडरेशन है 990, इशू प्राइस डिबेंचर आर इशूड एट 20% डिस्काउंट, तो 100 रुपए का डिबेंचर 20% डिस्काउंट पे, तो इशू प्राइस कितना हो गया, 80 रुपीज हो गया। ठीक, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करे आपने, 990 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज 12,375, 12,375 डिबेंचर्स। थर्ड केस में नंबर ऑफ डिबेंचर, परचेज कंसिडरेशन इज 990 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस हो जाएगा आपका 20% प्रीमियम है तो 120 हो गया, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे आपके 990 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आता है आपका 8250 डिबेंचर। बस इससे एंट्री डाल लो। एक एंट्री तो कॉमन रहेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अवनीत लिमिटेड 990 से, फिर आप पेमेंट करने की एंट्री डालोगे। देखो किस तरीके से, देखो जी, मशीनरी टू अवनीत लिमिटेड सेम एंट्री है। अब केस 1 में डिबेंचर आर इशूड एट पार, तो अवनीत लिमिटेड टू 10% डिबेंचर, कितने डिबेंचर निकाले थे हमने, 9900 इंटू 100। ठीक है जी। केस 2 में डिबेंचर आर इशूड एट 20% डिस्काउंट, तो आपके कितने डिबेंचर आ गए थे, 12375 इंटू 100। ठीक, तो 12,37,500, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 12375 इंटू 20, और अवनीत लिमिटेड डेबिट हो जाएगा 990 से। ठीक है जी। केस नंबर 3 में डिबेंचर आर इशू एट 20% प्रीमियम, तो 10% डिबेंचर में 8250 डिबेंचर थे, 8250 इंटू 100, तो 825। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या फिर आप एसपीआर लिखो, इसे गलत लिखा हुआ है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो आप, 8250 इंटू 20। ठीक, तो ये आपका प्रीमियम आ गया, और अवनीत लिमिटेड 990 से। ठीक, तीनों केस में इसने नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले हैं, तो आपको भी सर नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं। एग्जाम जब भी आप ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन करोगे, चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप निकालोगे। शेयर के केस में नंबर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर के केस में नंबर ऑफ डिबेंचर, आप ये निकाल के दिखाओगे। ठीक है जी।
तो ये हो गया आपका नवंबर 21। नेक्स्ट मई 21। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 17, मई 21, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। आरटीपी मई 21। अलंकित लिमिटेड issued at par 2 lakh equity share of 100 each, payable 25 on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on final call। balance on final call कितना बैलेंस निकलेगा आपका, ये हो जाएगा 20 और 50 75 25 ही आ जाएगा। तो फाइनल कॉल भी आपकी कितने की आ गई, 25 रुपीज की। ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड। ओके, मिस्टर धवन who held 40,000 shares paid full remaining amount on first call itself। ठीक है जी, एक पर्सन था मिस्टर धवन जिसके पास 40,000 शेयर थे, उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल के साथ ही सारा का सारा पैसा दे दिया, मतलब फाइनल कॉल का भी पैसा उसने फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। दैट मींस कॉल्स इन एडवांस। कौन सा केस है, कॉल्स इन एडवांस का। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months from the first call was fully paid except a shareholder having 4,000 share who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrears। क्या कह रहा है वो कह रहा है फाइनल कॉल की जो ड्यू डेट है वो फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद की है। ओके जी, और 3 महीने बाद क्या हुआ कि जब अपनी फाइनल कॉल रिसीव हुई उस केस में 4,000 शेयर होल्डर्स ने, मतलब एक पर्सन था जिसके पास 4,000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। उसने अगले 2 महीने में फाइनल कॉल का पैसा विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स उसने दे दिया। ठीक है जी, और कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट था सब पहले कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शेयर होल्डर को कॉल्स इन एडवांस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, लिखा है क्वेश्चन में। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर धवन। कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट पे किया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का केस है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स वगैरह का, तो ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए। लो जी, पहली एंट्री, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री डालो। कैसे सर, 2 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी कितनी थी आपकी, 2 लाख शेयर्स थे आपके, एप्लीकेशन मनी है 25। ठीक, तो 2 लाख इंटू 25 दैट इज, एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू लाख शेयर्स इंटू 25 दैट इज 50 lakhs। ठीक है जी, सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, $50 lakhs। थर्ड अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 2 लाख शेयर्स पे। अलॉटमेंट कितने की थी, अलॉटमेंट के लिए क्या कह रहा था वो, अलॉटमेंट थी आपकी 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट,
तो 2 लाख इंटू 30 दैट इज 60 लाख। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 60 लाख। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? फर्स्ट कॉल का अमाउंट है आपका 20 रुपीज। 20 रुपीज की आपकी फर्स्ट कॉल है, तो 2 लाख इंटू 20 दैट इज 40 लैक्स। ओके, देन बैंक अकाउंट डेबिट ध्यान से करेंगे, ठीक। अब क्या हुआ है यहां पर, फर्स्ट कॉल के टाइम पे कंपनी को 40,000 शेयर पे फाइनल कॉल भी रिसीव हो गई है, क्योंकि क्या बोल रहा था, 40,000 शेयर पे शेयर होल्डर पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। तो फर्स्ट कॉल जब रिसीव हुए तो उसी के साथ ही उसे फाइनल कॉल का भी अमाउंट रिसीव हो गया, मतलब कॉल इन एडवांस आ गया। तो शेयर फर्स्ट कॉल का तो पैसा पूरा आया ही है, शेयर फर्स्ट कॉल का तो पैसा पूरा आया ही है, दैट इज 40 लाख तो आ ही गया। साथ में कॉल्स इन एडवांस आ गया, 2 कॉल्स इन एडवांस। 40,000 शेयर्स पे कितने रुपए की आपकी सेकंड कॉल थी? सेकंड कॉल है आपकी बैलेंस 25 रुपीज की थी, तो 40,000 इंटू 25 दैट इज 10 लाख। तो ये आपका 50 लाख रिसीव हो गया टोटल, ठीक। सेवेंथ, अब क्या होता है, 3 महीने बाद फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 25 दैट इज 50 लाख। 8th, अब फाइनल कॉल के टाइम पे क्या हुआ, देखो 10 लाख रुपए आपको 40,000 शेयर पे तो पहले ही आ रखे थे, वो एडजस्ट होंगे आपके यहां पर, और 4,000 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं आई थी, लिखा था 4,000 शेयर पर कंपनी को फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई थी, जो कि 2 महीने बाद में रिसीव हुई है। तो पहले 4,000 शेयर पर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, तो एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो कॉल्स इन एडवांस आपको पहले रिसीव हो गया था, इसे एडजस्ट करोगे आप, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट होगा। 4,000 शेयर पर कंपनी को 25 रुपीज रिसीव नहीं हुए थे, मतलब 1 लाख रिसीव नहीं हुआ, 10 लाख पहले ही रिसीव हो गया था, और मिलना कितना था टू शेयर फाइनल कॉल 50 लाख। 50 लाख में से 11 लाख रुपए की एडजस्टमेंट कर दी हमने। कैसे एडजस्टमेंट कर दी, 10 लाख पहले ही रिसीव हो गए थे और 1 लाख रिसीव नहीं हुए थे, तो टोटल पैसा कंपनी के पास कितना आया, 39 लाख, ठीक। अब अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि 39 लाख कितने शेयर्स पर है, तो आप बता सकते हो, कैसे बताओगे? सर देखो 2 लाख शेयर थे, 2 लाख में से 40,000 शेयर पर तो पहले ही पैसा आ गया था, बचे कितने 1,60,000, और 4,000 शेयर पर पैसा नहीं आया, तो बचे कितने आपके 160 में से 4 1,56,000, तो 156 इंटू 25 कर दो, तो ये आपका 39 लाख ही आ रहा होगा, चेक कर लो। 1,56,000 शेयर्स पे 25 रुपीज आए, 39 लाख आ गए। ओके, अब क्या होगा, अब कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करेगी, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करेगी, तो कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट क्या है, एक खर्चा है, तो एंट्री डलेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर होल्डर्स। आपको रेट याद रखना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो टेबल एफ में लिखा हुआ है, तो टेबल एफ कहती है आपकी कि कॉल्स इन एडवांस का जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 12% का, तो याद रखना पड़ेगा आपको। कितना सर, 10 लाख का कॉल्स इन एडवांस था, तो 10 लाख का 12% 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने बाद इसकी एडजस्टमेंट हो रही है, तो 3 महीने पहले शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया था, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10 लाख इंटू 12% इंटू 3/12,
12, तो 30,000 का अमाउंट आ जाएगा, 30,000 कॉल्स इन एडवांस। और फिर कंपनी क्या करेगी, इसको पेमेंट कर देगी शेयर होल्डर्स टू बैंक, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। 11th अगली एंट्री, अब क्या कहता है कि 2 महीने बाद ये कॉल्स इन एरियर्स भी कंपनी को रिसीव हो गए अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ ये कॉल्स इन एरियर्स का भी अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया। तो पहले क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कंपनी के लिए क्या है, ये इनकम है। तो एंट्री डलेगी शेयर होल्डर्स, अच्छा यहां डाल देना 30,000, शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, कितना, 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का जो रेट होता है वो होता है 10%, तो 2 महीने का 1,00,000 का 10% 2 महीने का, ये हो जाएगा आपका 1,667। ठीक है जी। नाउ अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, भाई कॉल्स इन एरियर्स भी रिसीव हो गया, और टू शेयर होल्डर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितने का था, कॉल्स इन एरियर्स था आपका 1,00,000 का, और इंटरेस्ट था 1,667 का, तो 101,667 ये रिसीव हो गया। तो ये एंट्री आपको डालनी है। तो इंटरेस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, आओ जी अब मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं कि क्या हमारी एंट्री ठीक है। लो जी, ये शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होगी, ये अलॉटमेंट की एंट्री होगी, ये अलॉटमेंट ड्यू करने की, अलॉटमेंट रिसीव करने की, फर्स्ट कॉल की, देखो कॉल्स इन एडवांस आपका 10,00,000 था, ठीक है ये एंट्री भी। फिर फाइनल कॉल टू ये ड्यू करी आपने, फिर बैंक अकाउंट डेबिट 39,00,000 आ रहा था कॉल्स इन एडवांस, और ये एडजस्ट हो गया आपका कॉल्स इन एरियर्स। उसके बाद आपका इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पे 30,000 था, पेमेंट कर दी। फिर इंटरेस्ट ड्यू करा आपने 1,667 और वो भी रिसीव हो गया कंपनी को। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट, फोर फीचर, Samuel, who was the holder of 12,000 preference share of 100 each, on which 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment on and first call each at 25 per share। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो भी हमने पीछे किया था कि एक बंदा था जिसके पास 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर था, 100 रुपए फेस वैल्यू थी, 75 कॉल्ड अप अमाउंट है। उसने 25 रुपए की अलॉटमेंट और 25 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी कि 25 रुपए की एप्लीकेशन वो दे चुका है जिसको कंपनी ने फोरफिट कर लिया। तो डायरेक्टर्स forfeited the above shares and reissued 10,000 of such share to Mr. Robert at 65 per share, paid up as 75। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे डायरेक्टली कैपिटल जब पूछूं तो कितना निकालोगे सर, देखो 25 रुपए फोरफिट करे थे, लॉस ऑन रीइश्यू कितना है, 75 का शेयर 65 में रीइश्यू हो रहा है, तो 10 रुपए का लॉस ऑन रीइश्यू है, तो 15 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है, तो 15 इंटू 10,000, तो 15 इंटू 10,000 कितना हो गया आपका 1,50,000 का कैपिटल रिजर्व है। एंट्री आपको डालनी है। आओ जी सबसे पहले कैपिटल रिजर्व ही देखते हैं कि 150 आ रहा है। लो जी 150 आ रहा है कैपिटल रिजर्व। अब एंट्री देखो कैसे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से आएगी, 12,000 शेयर, 75 आपकी कॉल्ड अप थी, ठीक। टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 25 की अलॉटमेंट थी, 25 की फर्स्ट कॉल थी, और 25 रुपए की कंपनी ने फोरफिट करे। ठीक है जी, तो ये एंट्री डल गई। उसके बाद रीइश्यू 75 का शेयर कंपनी ने 65 में रीइश्यू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और 10,000 शेयर इशू हुए हैं, तो 10,000 इंटू 65, फोरफिटेड शेयर 10,000 इंटू 10, एंड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 750। नाउ फोरफिटेड शेयर ये हमने निकाल ही लिया था, टू कैपिटल रिजर्व 150। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स। प्रिया लिमिटेड issued 25 lakh
12% डिवेंचर ऑफ 10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10 रुपए का डिवेंचर कंपनी ने 9 रुपए में इशू किया है। रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 10th ईयर, मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। 4 रुपीज की एप्लीकेशन और 5 रुपीज की अलॉटमेंट, तो हम अलॉटमेंट में डिस्काउंट मानेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर। तो पहली एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 25 लाख इंटू 4, 1 करोड़ से, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 25 लाख इंटू 4 रुपीज से, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, ये ट्रांसफर कर दिया आपने। अब डिवेंचर अलॉट करने की 25 लाख इंटू 5 और 1 रुपए का डिस्काउंट यहीं पर इंक्लूडेड है 25 लाख इंटू 1, तो यानी कि जो डिवेंचर अलॉटमेंट की फेस वैल्यू थी वो थी 6 रुपीज की। ठीक, तो ये एंट्री होगी 25 लाख इंटू 5, 1 करोड़ 25 लाख अलॉटमेंट का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 25 लाख का, और टू 12% डिवेंचर आपका 15 लाख का, और फिर आपको ये अलॉटमेंट रिसीव हो गया बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 1 करोड़ 25 लाख। बस, और तो कुछ नहीं दे रहेगा। आप चाहो तो ये एडिशनल एंट्री डाल सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको राइट ऑफ भी कर सकते हो। अगर राइट ऑफ करोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप एक एंट्री डाल के आ रहे हो एसपीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये कितने रुपए से करोगे, 25 लाख का डिस्काउंट का अमाउंट था, इसको राइट ऑफ करोगे 10 साल में, इसको राइट ऑफ करोगे 10 साल में, क्योंकि डिबेंचर जो है वो 10 साल बाद जाकर रिडीम हो रहे हैं, हर साल ड्रॉ ऑफ लॉट से रिडीम नहीं हो रहे हैं, सीधा 10 साल बाद रिडीम होंगे, तो हर साल अमाउंट जो होगा वो इक्वली राइट ऑफ होगा। ठीक, तो 25 लाख इंटू 1/10 करोगे तो 2,50,000, ये भी आप कर सकते हो, ये आप एंट्री डाल के आ सकते हो डिस्काउंट राइट ऑफ करने की, कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कंपनी का जब क्वेश्चन करते हो तो पीएनएल अकाउंट वर्ड ना लिखा करो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल 3 के हिसाब से पीएनएल अकाउंट वर्ड नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वर्ड होता है। ठीक है जी, तो ये आपका May 21 आरटीपी हुआ। नेक्स्ट November 20, लीजिए, ये हो गया आपका November 20 का आरटीपी। Konica Limited registered with an authorized equity capital of rupees 2 lakh divided into 2000 share of 100 each, issued for subscription 1000 shares payable at 25 per share on application, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 on allotment, 20 on first call and the balance as and when required। as and when required मतलब अभी कंपनी ने बैलेंस अमाउंट कॉल नहीं किया, मतलब पार्टली पेड शेयर है, क्या है आपका पार्टली पेड शेयर है, तो इसकी आपकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहेगी आपकी 25 और 30 3 और 2 75 रुपीज, 75 रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट है। ठीक है जी। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स was duly received and allotment was made to them। ठीक है सर, फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। The allotment amount was received in full, but when first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him and another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his shares। ओके सर, मतलब वो कह रहा है जब फर्स्ट कॉल हुई तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर थे उसने क्या करा है आपका सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया, कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एरियर्स भी आ गया, कॉल्स इन एडवांस भी आ गया। द कंपनी डिड नॉट मेक अनदर कॉल, कंपनी ने अदर कॉल नहीं करी, तो आप इंटरेस्ट के केस में जा ही नहीं सकते। अभी बताता हूं कैसे। गिव द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। अब बच्चा सोचता है कि सर इंटरेस्ट की एंट्री होगी, आप जा ही नहीं सकते इंटरेस्ट की एंट्री में, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री तो तब होगी जब सेकंड कॉल ड्यू होगी। भाई जब सेकंड कॉल की डेट आएगी तभी तो कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा और इंटरेस्ट पे होगा, तो सेकंड कॉल की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर, वो ड्यू करने की बात नहीं कर रहा, तो कॉल्स इन एडवांस कट गया। और कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट कब आता है? जब शेयर होल्डर अपना कॉल्स इन एरियर्स का पैसा कंपनी को लौटा देता है,
पे कर देता है, वो भी पेमेंट की बात नहीं हो रही। तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आया पिक्चर में, ना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स आया, बस कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स आ गया, कॉल्स इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। ठीक, तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना कि सर इंटरेस्ट की एंट्री होगी या नहीं होगी, बनती ही नहीं है यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री। ठीक है जी, ओके। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं। देखो जी, सॉल्यूशन से ही मैं आपको दिखा देता हूं। लो जी, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1000 शेयर्स पे 25 रुपए, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 25,000 से। ठीक है जी, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 25,000 से। ठीक, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी कितने की है, अलॉटमेंट मनी आपकी 30 रुपीज की, तो ये हो गया आपका 30,000 से। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर दो, फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपए। अब यहां पर देखना है आपको क्या, कि कंपनी को 1000 में से 100 शेयर पे तो कॉल्सिन, 100 शेयर पे तो कॉल्सिन एरियर्स है, तो यहां आ जाएगा कॉल्सिन एरियर्स में 100 इंटू 20, दैट इज 2000। और 50 शेयर पे कॉल्सिन एडवांस है, तो 50 इंटू कितने रुपए का कॉल्सिन एडवांस है, फाइनल कॉल कितने की बनती है आपकी, 25 रुपए की बनती है, तो 50 इंटू 25 यानी कि 1250 रुपए। तो पैसा कितना रिसीव हुआ, 19250। अगर आप मुझसे वैसे पूछोगे सर पैसा कितना रिसीव होगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना रिसीव हुआ, 1000 में से 100 शेयर पे नहीं आया, तो 1900 शेयर पे तो आपको 20 रुपए आ गए, प्लस 50 शेयर पे 25 रुपए की कॉल्स इन एडवांस भी है, तो ये टोटल पैसा रिसीव हुआ। तो इसको आप कैसे निकालोगे, 1900 इंटू 20 3800 प्लस 1250 39250, 1900 नहीं सॉरी 900 900 900 900 900 900 शेयर पे, आई एम मिस्टेक, 900 इंटू 20 प्लस 1250, हाँ जी ये 900 शेयर था, माई मिस्टेक, ये 900 शेयर था। ठीक, तो 900 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 25। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इस आरटीपी में एक ही क्वेश्चन दे रखा है शेयर कैपिटल का, एक डिबेंचर का दे रखा है। A Limited issued 3,50,000 12% debenture of 100 each at par payable in full on application by 1st April। ठीक है जी, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,85,000 डिबेंचर, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, डिबेंचर में भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकती है। 385 की एप्लीकेशन आ गई, डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 7th अप्रैल, एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड ऑन दैट डेट। सर एक्सेस मनी होगी कितनी, 35,000 इंटू 100, ये एक्सेस मनी होगी। क्यों, क्योंकि सर 350 के आपने इशू करे थे, 385 की एप्लीकेशन आ गई है, तो 35,000 इंटू 100, 35,000 इंटू 100, दैट इज ये हो गया आपका 35 लाख रुपीज की आपकी एक्सेस मनी है, जो कि रिफंड कर दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री। अब देखो एंट्री कैसे डलेगी, सबसे पहली एंट्री होगी कौन सी डेट पे, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को एंट्री डलेगी। ये लो जी 1 अप्रैल को। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन कितना, 385 इंटू 100, 38,500, ये रुपीज इन थाउजेंड्स पे दे रखा है। ठीक, तो आप 0 करके भी कर सकते हो। ठीक, फिर 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को कंपनी ने क्या करा, डिबेंचर अलॉट कर दिए, 7 अप्रैल को डिबेंचर अलॉट कर दिया और मनी भी रिफंड कर दी, तो इसकी एंट्री क्या डलेगी, ये इसने अलग अलग करके दिखा रखी है, मैं एक ही साथ एंट्री डाल देता हूं, दैट इज 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, इसके हिसाब से चलूंगा तो 38,500 टू 12% डिबेंचर्स 35,000
एंड 2 बैंक 3500। ये एक सिंगल एंट्री आपको डालनी है, ये दो दो एंट्री का चक्कर में आपको नहीं पड़ना, सिंगल एंट्री डाल के काम खत्म करो। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका नवंबर 20 का आरटीपी। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अब हमारे पास एक आरटीपी और बचा है, दैट इज योर मई 20 का। मई 20 आरटीपी। लो जी, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन डाला हुआ इन्होंने आरटीपी में, इशू ऑफ शेयर्स में। ऐसे स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है ये। देखो Piyush Limited is a company with an authorized share capital of rupees 2 crore in equity share of 10 each। 2 करोड़ इक्विटी शेयर है, रुपीज 2 करोड़ की आपकी इक्विटी कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके? 20 लाख शेयर्स हो गए। ठीक है जी, ऑफ विच 15 लाख शेयर हैव बीन इशूड एंड फुली पेड ऑन 30 जून। 30 जून तक कंपनी के पास 15 लाख शेयर कंपनी इशू कर चुकी है, पैसा वैसा भी आ चुका है। The company proposed to make a further issue of 1,30,000 shares of 10 each at a price of 12 each। ठीक है जी, कंपनी ने 1,30,000 शेयर का ऑफर निकाला, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू करिए, 2 रुपए के प्रीमियम पर शेयर इशू हो रहा है। अरेंजमेंट फॉर पेमेंट एज फॉलोज: 2 per share payable on application to be received on 1st July। ओके, allotment to be made on 10th July and a further 5 per share including premium to be payable। शेयर्स अलॉट कब होंगे? 10 जुलाई को, और फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की है, उसी में ही आपका 2 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव बाय 30 अप्रैल 2019। ठीक है सर, बैलेंस की कंपनी ने फाइनल कॉल भी कर ली और वो रिसीव भी हो गई है, तो बैलेंस बचेगा कितना? बैलेंस बचेगा आपका 5 और 2 7, तो बैलेंस बचेगा आपका 5 रुपए, तो फाइनल कॉल आपकी 5 रुपीज की है। नाउ एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4,20,000 शेयर विच वर डेल्ट विद एज फॉलोज। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, 4,20,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं और कंपनी ने अलॉटमेंट कैसे करी है? एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। कंपनी ने 20,000 शेयर्स को तो पूरी अलॉटमेंट कर दी। ओके, एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। यानी कि हर 2 एप्लीकेशन के बदले में 1 शेयर मिल रहा है, तो यानी कि जिसने 1 लाख शेयर्स के लिए, मतलब जो 1 लाख के एप्लीकेंट्स हैं, उनको कंपनी ने कितने शेयर अलॉट करे हैं? 50,000 शेयर अलॉट करें। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कंपनी ने इनका कुछ भी पैसा रिफंड नहीं करा, जो भी पैसा कंपनी के पास एक्सेस आया है कंपनी ने अलॉटमेंट पे इसे एडजस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। Applicants for 3 lakh shares received an allotment of 1 share for every 5 shares applied for। 3 लाख एप्लीकेंट्स के लिए कंपनी ने क्या अरेंजमेंट निकाला कि हर 5 के बदले में 1 शेयर मिलेगा, तो यानी कि 3 लाख वालों को कंपनी ने कितने शेयर दिए होंगे? 60,000 शेयर अलॉट करे। 3 लाख वालों को कंपनी ने 60,000 शेयर अलॉट कर दिए। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। कि सर जो भी मनी थी वो कंपनी ने क्या करा? अपने पास रख ली, रिटेन कर ली और बाकी रिफंड कर दिया। मतलब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने रिफंड कर दिया, कॉल्स पे एडजस्ट करने के लिए नहीं कह रहा वो। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। फाइनल कॉल का पैसा ड्यू डेट पे रिसीव हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द आइटम इन द जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड। ठीक है सर, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट अमाउंट के लिए हमें टेबल बनानी है कि कौन सा पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ है। तो इसकी टेबल सर इंस्टीट्यूट ने जैसी टेबल बनाई है, मैं अपनी क्लासेस में भी सेम फॉर्मेट को फॉलो करता हूँ, तो मुझे समझाने में भी यहाँ पर इजी रहेगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, आप आराम से उसे समझ सकते हो।
लो जी, ये टेबल इंस्टीट्यूट ने यूज करी है और यही तरीका मैं फॉलो करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंड रिफंड। कैटेगरी, 3 कैटेगरी होगी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, कैटेगरी 1 में 20,000 शेयर अप्लाई हुए और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ठीक, 20,000 को 20,000 अलॉट कर दिए, 1 लाख को 50,000 अलॉट कर दिए और 3 लाख को 60,000 अलॉट कर दिए, ठीक। तीसरा कॉलम आपका क्या आएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितनी थी, 2 रुपए की थी, तो एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव होता है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, तो 20,000 इंटू 2 40,000 रिसीव हुए, 1 लाख इंटू 2 2 लाख रिसीव हुए, 3 लाख इंटू 2 6 लाख रिसीव हुए। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन कितना होता है कि सर अलॉटेड शेयर पर एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना पैसा चाहिए था एप्लीकेशन पे, ठीक, तो अलॉटेड 20,000 इंटू 2 40,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख और 60,000 इंटू 2 120, ठीक। तो यहां से आपको पता लगता है कि भाई एक्सेस पैसा, यहां पर इन्होंने कॉलम नहीं बनाया, मैं एक एक्सेस का कॉलम भी बना देता हूं, एक्सेस। तो यहां से आपको पता लग गया एक्सेस कितना है। पहले केस में तो एक्सेस नील है, दूसरे केस में 2 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 1 लाख का एक्सेस अमाउंट आ रखा है, और तीसरे केस में 6 लाख माइनस 120, तो ये हो गया आपका 4,80,000 का एक्सेस आ रखा है, ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद ये मेरे हिसाब से यहां पर 4 के बाद मेरे हिसाब से मैं ये 5वां कॉलम रखता हूं, फिर मैं देखता हूं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, 6 कॉलम में मैं देखता हूं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये इसलिए देखता हूं क्योंकि सर मैक्सिमम आप कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट पे, जितना ड्यू है उससे ज्यादा तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते, तो जितना अमाउंट ड्यू है उतना ही आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, 20,000 इंटू अलॉटमेंट मनी थी आपकी 5 रुपए की, तो 20,000 इंटू 5 1 लाख, भाई यहां तो कुछ एक्सेस है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे केस में आपकी अलॉटमेंट मनी थी 5 रुपए की थी, तो 50,000 इंटू 5 250, 60,000 इंटू 5 3 लाख, ये आपका अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट है। अब देखो पहले केस में एक्सेस कुछ नहीं है तो एडजस्टमेंट भी कुछ नहीं होगी, दूसरे केस में आपको अलॉटमेंट पे 2.5 लाख रुपए चाहिए और एक्सेस आपके पास 1 लाख है, तो मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 1 लाख ही एडजस्ट कर सकते हो, ये एडजस्ट कर दिया। तीसरे केस में आपको अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास एक्सेस कितना आ रखा है, 480 आ रखा है, मुझे बताओ 3 लाख रुपए चाहिए और एक्सेस आ रखा है 480, तो क्या 480 एडजस्ट हो जाएगा, नहीं सर, मैक्सिमम 3 लाख ही तो एडजस्ट करोगे, तो ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट आपने यहां पर कर दी, ठीक। अब आपको यहां पर पता लगेगा कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना होगा। देखो अलॉटमेंट पे पहले केस में अलॉटमेंट पे चाहिए था 1 लाख रुपए, एडजस्टमेंट हुई है नील, तो पूरा का पूरा रिसीव हो जाएगा। दूसरे केस में अलॉटमेंट पे चाहिए था 2.5 लाख, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट हुई है 1 लाख की, तो 150 रिसीव हुआ। तीसरे केस में अलॉटमेंट पे चाहिए था 3 लाख, पूरा ही अमाउंट एडजस्ट हो गया, तो रिसीव हो जाएगा नील, ठीक। अब यहां पर एक्सेस में से देख लो, थर्ड केस में 480 में से 3 लाख एडजस्ट हो गया, तो 180 बच गया, तो ये 180 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका रिफंड हो जाएगा। तो ये टेबल आपकी मास्टर टेबल है, ये टेबल अगर आपको समझ में आ जाएगी इजीली, तो आप पूरा क्वेश्चन आराम से कर लोगे, इसी से ही आपकी एंट्री डल जाएंगी। देखो कैसे, सबसे पहली एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो इस 840 के अमाउंट से डलेगी। देखो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 840 से डलेगी, ठीक। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन 840 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, शेयर कैपिटल में जाएगा जितना चाहिए था, दैट इज 260 चला गया शेयर कैपिटल में, ठीक है जी। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा, जितना एडजस्ट किया आपने, दैट इज 4 लाख, ये जाएगा आपका, ये 4 लाख। और रिफंड में कितना होगा, रिफंड में आपका रिफंड का अमाउंट आ रहा था 180 का, तो ये 180 चला जाएगा रिफंड के कॉलम में टू बैंक, ठीक है जी। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, अच्छा डेट्स भी देखते रहना, डेट्स मैं पढ़ नहीं रहा, डेट्स आप देख लेना। अलॉटमेंट ड्यू करी आपने, अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगी सर, अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये 650 आ गया, इसमें से अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 250 और बाकी आपका प्रीमियम भी था। 650 में इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितने जाएगी, ये आपकी 3 रुपए से जाएगी और 2 रुपए का प्रीमियम होगा, ठीक। तो 130 शेयर इंटू 3 390 का आपका कैपिटल होगी और 260 का प्रीमियम हो गया। अब अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां पर आपका ये वाला अमाउंट आएगा जो लास्ट कॉलम में दे रखा आपको 250, ये आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 250। यहां से आप चेक भी कर सकते हो कि सर 650 में से 4 लाख रुपए तो आपने पहले एडजस्ट ही कर लिया था, एक्सेस आ गया था आपके पास, तो अब तो 250 आएगा ना, ठीक। फिर शेयर फाइनल कॉल, यहां पर फाइनल कॉल लिख दो 130 इंटू
₹5 की फाइनल कॉल थी, तो 130 इंटू 5 दैट इज 650 और फाइनल कॉल को आप रिसीव कर लो 650। ठीक है जी। तो ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन था जो एग्जाम में आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 10 या 15 नंबर तक में भी आ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, देखो जी, भगवती लिमिटेड invited application for issuing 2 lakh equity share of 10 each. The amount was payable as follows: एप्लीकेशन पे ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹5 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, सारे एप्लीकेंट को कंपनी ने क्या करी है, प्रो राटा अलॉटमेंट करी है, मतलब कुछ भी रिजेक्ट वगैरह नहीं करी है एप्लीकेशंस। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट मनी, जो सारा पैसा एक्सेस आया था वो कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। मिस्टर बी हु वाज अलॉटेड 300 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। मिस्टर बी जिसको 3000 शेयर अलॉट हुए थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है सर। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स 2500 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड 6 पर शेयर। ओके, कंपनी ने क्या करा, इन 3000 फोर्फिटेड शेयर में से 2500 शेयर कंपनी ने रीइशू करे, 10 का शेयर 6 में रीइशू करा है, ₹4 का लॉस ऑन रीइशू आ गया। पास द एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो पहली एंट्री डलेगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख शेयर्स पर ₹3 आ गए थे। ठीक, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9 लाख और अलॉट कितने करे, 2 लाख पे ₹3 6 लाख और शेयर अलॉटमेंट, ये जो आपके 1 लाख शेयर्स पे ₹3 एक्सेस आ गए थे वो कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। ठीक, अब अलॉटमेंट ड्यू करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर तो सर 2 लाख अलॉट हुए, तो 2 लाख इंटू ₹5 की अलॉटमेंट बनी थी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल। ठीक, और रिसीव कितनी होगी आपकी, देखो 10 लाख में से, इस 10 लाख में से 3 लाख तो पहले ही आप रिसीव कर चुके हो, तो टोटल कितना रिसीव हो जाएगा, अब आपको 7 लाख रिसीव हो जाएगा। देन फर्स्ट कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 2 लाख इंटू ₹2 की फर्स्ट कॉल थी। ठीक, अब रिसीव कितना हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स पे आ गया। कितना कॉल्स इन एरियर्स, 3000 शेयर पर कंपनी को ₹2 रिसीव नहीं हुए थे, तो 6000 रिसीव नहीं हुए, यानी कि 394 रिसीव हो गए। ठीक है जी। अब कंपनी ने क्या करा, इनको फोरफिट कर लिया, इनको फोरफिट कर लिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 शेयर ₹10 के हिसाब से डेबिट हो गए। ठीक, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, नहीं सर, सिक्योरिटी प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ और वो कंपनी को रिसीव हो गया तो वो कंपनी डेबिट नहीं करेगी। ओके, तो फोरफिटेड शेयर में कितना जाएगा, जितना पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है। इस 10 में से कंपनी को कितना रिसीव हो गया, इस 10 में से कंपनी को ₹8 रिसीव हो गए थे, जिसमें आपका एप्लीकेशन आ गई थी और आपकी अलॉटमेंट आ गई थी। ठीक है जी, और ₹2 की आपकी कॉल्स इन एरियर्स थी, ये आपने डाल दिया, तो ये अकॉर्डिंगली अमाउंट आ गया। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट 2500 शेयर आपने ₹6 के रीइशू करे, तो लॉस ऑन रीइशू आपका ₹4 आ गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 × 10। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, फोरफिटेड अमाउंट है ₹8 का, लॉस ऑन रीइशू है ₹4 का, तो प्रॉफिट पर शेयर इज ₹4, तो ₹4 आ गया, तो ₹4 के हिसाब से आप कर दो, तो 4 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने रीइशू हुए थे, 2500, तो 2500 इंटू 4 आपका 10,000 आ गया। ठीक है जी, क्लियर। एंड लास्ट इज योर इशू ऑफ डिबेंचर्स। प्योर लिमिटेड इशूज 1,12% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट 9.40 ऑन 1 जनवरी 18। ठीक है सर। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है सर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 years। डिस्काउंट का अमाउंट आएगा कितना, डिस्काउंट है आपका 0.60, तो 0.60 इंटू 1 लाख तो हो गया ये 60,000 आपका डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। अब डिस्काउंट को आप राइट ऑफ कैसे करोगे, इन द रेशो ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो डिबेंचर आपके 5 साल बाद रिडीम होने हैं, तो देखो कैसे होगा,
ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर साल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 10-10 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। रीजन, क्योंकि सर डिबेंचर की जो रिडेम्पशन होनी है वो सीधा 5 साल बाद होनी है, तो हर साल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो 10-10 लाख रुपए ही है। समझ रहे हो मेरी बात? कि भाई जो रिडेम्पशन होनी है वो सीधा कब होनी है? 5 साल बाद होनी है, तो हर साल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 10-10 लाख रुपीज है। अगर हर साल रिडीम हो रहा होता अमाउंट, तो हर साल आपका अमाउंट चेंज रिड्यूस होता चला जाता। ठीक, तो यहां पर आपका सेम है। तो अगर ये अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग सेम है तो रेशो भी तो आपकी बराबर ही आ जाएगी, रेशो भी तो आपकी बराबर ही आ जाएगी। तो हर साल आप क्या करोगे? इक्वल अमाउंट राइट ऑफ करोगे। तो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इज बी 1/5 ऑफ 60,000 है, तो हर साल आपका इक्वल अमाउंट राइट ऑफ होगा। ये अगर आपका हर साल रिडेम्पशन हो रही होती तो आपका क्या होता? अमाउंट चेंज हो जाता, फिर एक आपकी कुछ पैटर्न निकल आता, रेशो निकल आती, और इस 60,000 को फिर आप उस रेशो में हर साल राइट ऑफ करते चले जाते। ठीक है जी। तो सर ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन रहता है डिस्काउंट को या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने का। इसके ऊपर क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया आपका आरटीपी डिस्कशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आरटीपी डिस्कशन ही हम देखेंगे। अभी हमारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस बचे हैं इन दोनों चैप्टर के, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि हर पेपर में एक क्वेश्चन है, तो इतना ही टाइम हमें पास्ट एग्जाम में भी लग जाएगा। तो अननेसेसरी अगर मैं सेम टाइम जोड़ लूंगा तो ये 3 घंटे का लेक्चर चला जाएगा, दैट आई डोंट वांट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास में इसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर। तो आपने अगर अभी पूरा रिवाइज नहीं करा होगा तो और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चंस को एक बार करके देखना चाहो तो करके देख लेना। ठीक है जी, चलिए फिर। सो विल मीट टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।